हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं BWC वाला आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल BWC वाला ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे, बेसिक से लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं सेकेंड फाइलम में, जिसको हम बोलते हैं नाइडेरिया या सेलेंट्रेटा के नाम से जानते हैं। हमने पूरी फेरा का डिस्कस पिछले 3-4 लेक्चर में 15 से 20 मिनट के लेक्चर हैं उनमें डिस्कस कर लिया है। आज का लेक्चर हमारा बिल्कुल बेसिक रहेगा। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आइए हम फाइलम नाइडेरिया यानी कि सेलेंट्रेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइलम नाइडेरिया, जिसको हम बोलते हैं सेलेंट्रेटा के नाम से जानते हैं। सेलेंट्रेटा के नाम से जानते हैं। आज का लेक्चर हमारा बिल्कुल बेसिक लेक्चर रहेगा और ये लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 के नाम से बिल्कुल बेसिक रहेगा, आसान शब्दों में हम इसको समझेंगे। और ये क्लास 11th, क्लास 12th और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक सेल्स होती है जिसको बोलते हैं दंश कोशिका। दंश कोशिका मतलब नीडोब्लास्ट के बारे में, या निमेटोब्लास्ट जिसको हम बोलते हैं दंश कोशिका के नाम से जानते हैं। तो इस बेसिक से लेक्चर में हम ये समझेंगे, थोड़ा सा आज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यानी इस फाइलम को हम पूरी अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी के ही अंदर हम इसको पढ़ेंगे। इसमें हम बात करेंगे बेसिक सी बात की काइंड और सील और इंट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का फाइलम नाम, इस चैप्टर का टीनोफोरा यानी कि नाइडेरिया नाम कैसे पड़ा। इसके नेक्स्ट आने वाला जो फाइलम रहेगा वो हमारा टीनोफोरा के अलावा रहेगा। टीनोफोरा हम इसमें बात करने जा रहे हैं आज, नाइडेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट बात करें तो काइंड। काइंड मतलब होता है दंश कोशिका। काइंड का मतलब क्या होता है? दंश कोशिका होता है, दंश कोशिका। इसके अलावा सील का मतलब क्या होता है? दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो एक सील शब्द आता है। सील का मतलब यह होता है कोई भी चीज होगी वो खोखली होगी या खोखला होगा, ठीक है, सील का मतलब। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इसके थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंटेरॉन। इंट्रॉन का मतलब, इंट्रॉन का मतलब होता है आंत। आंत से संबंधित कुछ होगा। दंश कोशिकाएं होंगी, खोखली होंगी, और किसके बारे में बात की जाएगी? आंत के बारे में, यानी कि ये आंत में पाया जाने वाला एक एनिमल होगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस संघ में 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया और फिर जाकर के इस फाइलम का नाम नाइडेरिया पड़ा, या सेलेंट्रेटा इसको हम सेकेंड नाम से जानते हैं। वो साइंटिस्ट कौन है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने सबसे पहले योगदान दिया। तो फर्स्ट साइंटिस्ट की बात करें तो उसका नाम पैसोनल होगा। फर्स्ट साइंटिस्ट के बारे में अगर हम पढ़ें तो पैसोनल, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे और ये 1723 में आए। 1723 में। दूसरे साइंटिस्ट की अगर हम बात करते हैं, दूसरे साइंटिस्ट की, तो ट्रेम्बले। कौन? ट्रेम्बले। दूसरे साइंटिस्ट 1744 यानी कि 1744 में आए। फिर उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट जिनका नाम हैशचैक के नाम से जानते हैं, हैशचैक, ये साइंटिस्ट थर्ड साइंटिस्ट थे और ये 1888 में आए। 1888 में। 3 साइंटिस्ट, तीनों के यहाँ पर ईयर्स लिखे हुए हैं। पैसोनेल 1723 में, ट्रेम्बले 1744 में, हैशचैक 1888 में। इन्होंने काम कौन कौन से करके बताए जो इन 3 साइंटिस्टों के योगदान रहे इस नाइडेरिया फाइलम के अंदर। पैसोनेल और ट्रेम्बले, ये जो 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था? इस फाइलम को अस्तित्व में लाने का काम किया था। किसमें? अस्तित्व में लाने का काम किया था।
और अगर हम बात करें हैशटैग की, तो इन्होंने नाइडेरिया नाम दिया। क्या इन्होंने नाम दिया? नाइडेरिया नाम दिया। किसने? हैशटैग। जो थर्ड नंबर पे साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया? नाइडेरिया फाइलम का नाम दिया। यानी इस संघ का नाम कौन देने वाला था? हैशटैग ने नाम दिया था। तो इस क्वेश्चन को तैयार रखें, बिल्कुल ये आपसे पूछा जा सकता है कि फाइलम नाइडेरिया जो था इसका नाम किसने दिया था? तो याद रखना है हैशटैग ने दिया था। और योगदान की बात अगर कोई करता है, क्वेश्चन में पूछा जाए कि योगदान में कौन लेके आया इनको, यानी योगदान के बारे में बात कौन किया, अस्तित्व में कौन इनको लाया, तो इनकी अगर हम बात करें तो अस्तित्व में लाने वाले एक पैसोरेल और दूसरे ट्रेम्बले थे। इतनी नाजुक बात आपसे कोई नहीं करेगा। मैं आपसे एक एक वर्ड का वादा करके आया हूं, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। अब तक इस संघ में 9000 जातियां ज्ञात हो चुकी हैं। कितनी? 9000। अब तक इस संघ में 9000 स्पीसीज ज्ञात हो चुकी हैं। इस संघ की कितनी जातियां? 9000 स्पीसीज ज्ञात हो चुकी। तुम कॉर्डेटा को हल्के में ले रहे थे। कॉर्डेटा में बहुत अलग अलग फाइलम, अलग अलग प्रकार से जो इसके एनिमल्स तैयार हो रहे हैं। अब अगर ये बताइए अरिस्टोटल ने ऐसा काम ना किया होता कि इसको क्लासिफाई ना किया होता, या आर.एच. व्हिटेकर ने, तो क्या तुम पढ़ पाते 9000 जातियां? 9000 जातियां पढ़ते पढ़ते तुम्हारी तो जीवन बीत जाता, प्लस तुम्हारे बच्चों का भी जीवन इसी में नष्ट हो जाता है। इसलिए ये जो साइंटिस्ट आए, आर.एच. व्हिटेकर या अरिस्टोटल, अदर 5 क्लासिफिकेशन यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था, वो इसीलिए हमको आसान करने के लिए दिया गया था कि पढ़ने में हमको प्रॉब्लम ना हो। एक एनिमल को पढ़ लोगे, 9000 एनिमल के बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी। जो करेक्टर इसमें पाए जाएंगे वो करेक्टर अदर एनिमल्स में पाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है नाइडेरिया। इसके अलावा जो फाइलम आएगा सेलेंट्रेटा, हमने पहले भी बात कर लिया। सेलेंट्रेटा और नाइडेरिया सेम दोनों में एक ही रखे गए थे, एक ही फाइलम था, लेकिन बट इसको अलग कर दिया गया छोटे से डिफरेंट की वजह से। इसमें क्या पाई जाती है? दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, और उसमें दंश कोशिकाएं एब्सेंट होती हैं, इसलिए इन दोनों को अलग कर दिया। वरना ये दोनों भाई भाई थे। हमने पिछले वीडियो में पोरीफेरा में डिस्कस किया था, जब इनको हम पढ़ रहे थे कॉर्डेटा के एनिमल्स में, तो हमने बताया था कि ये दोनों भाई भाई हैं। वो वही इसीलिए भाई भाई थे क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, और से उसको क्या बोलते हैं? टीनोफोरा के अंदर दंश कोशिकाएं एब्सेंट होती हैं। इतना समझ में अगर आ गया है तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके सामान्य लक्षण यानी जनरल कैरेक्टर के बारे में। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना ये हम आपको याद करवा चुके। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और हम इसको मिटाते हैं। 1 2 3। अब हम पढ़ेंगे इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में और बेसिक। आज का लेक्चर हमारा रहेगा ज्यादा प्रेशर से, ज्यादा दबाव से, या ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं बनाएंगे। हम इसको छोटे से टॉपिक के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। जहां पर लिखते हैं जनरल कैरेक्टर्स यानी कि सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षणों के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो इनके हैबिटाट के बारे में समझेंगे। हैबिटाट। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, साइड में आ जाते हैं। हैबिटाट की बात करें तो इसके हैबिटाट के बारे में हम दूसरी बात करते हैं तो सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। सिमेट्री क्या होती है? थर्ड नंबर पे अगर हम बात करते हैं इसके, थर्ड नंबर पे, थर्ड पॉइंट पे जर्म लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। जर्म लेयर्स के बारे में। और फोर्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ नंबर पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करते हैं, इनके फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो बॉडी फॉर्म के बारे में बात करेंगे। बॉडी फॉर्म के बारे में। और सिक्स्थ नंबर पे अगर हम बात करते हैं, सिक्स्थ नंबर पे पता नहीं नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल के लिख रहा हूं, तुम लिख सकते हो। बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हैबिटाट के बारे में समझेंगे। सिमेट्री इसकी क्या होती है? ये इसके कॉमन जनरल कैरेक्टर हैं। हैबिटाट, सिमेट्री, जर्म लेयर्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी फॉर्म, बॉडी वॉल। जैसे फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो ये हैबिटाट के बारे में समझेंगे। तो ये कैसे होते हैं? इक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वाटिक होते हैं।
एक्वाटिक मतलब ये जलीय होते हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये मैराइन भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इनका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा, हाइड्रा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें इनकी सिमेट्री की, तो इनमें सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। जर्म लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर जर्म लेयर्स की, तो इनमें डिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है। कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है। कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक। कौन कौन सी? फर्स्ट नंबर पे बात करें तो एक्टोडर्म, और सेकंड नंबर की बात करें तो एंडोडर्म, एंडोडर्म लेयर पाई जाती है। दो प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं, डिप्लोब्लास्टिक होता है ये, एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें कैसा होता है? टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर हम बात करें स्पंज की, तो स्पंज में कैसा जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसमें सिर्फ क्या होता है? सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी फॉर्म की बात करते हैं, डाइमॉर्फिक होती है। बॉडी फॉर्म की बात करें तो डाई